आरिफ चौधरी साहब, आई होप यू कैन हेयर मी सर नाउ एंड आई कैन हेयर यू टू। आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाजिर। हाँ आरिफ साहब, पहला सवाल यही है, 4 बजे से बैठे हुए हैं, सबको मालूम है कौन सा नाम फाइनल होना है, फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है उसको अनाउंस करने में? डू यू थिंक कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है इस वक्त? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि असल मामला तो चीफ जस्टिस का ही था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ये जोर लगाया गया कि फौरी तौर पर ये अमेंडमेंट की गई और सब लोगों को दबाव के जरिए या जो भी इस्तेमाल किया गया था कि कार फाइनली, यानी मतलब ये खतरा जो था मंसूर अली शाह का और ये 8 रुकनी बेंच का, उस खतरे के पेश नजर ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब आके एक मुसीबत ये पड़ गई है कि उनके पास अब चारा नहीं रहा। उनके पास चारा नहीं रहा, ऑप्शन तो एक ही है। और आई थिंक इंटरनेट आपका या हमारा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से लाइन डिस्टर्ब हो रही है चौधरी साहब आपकी और हमारी। पर यकीनन हुकूमत के पास चारा तो नहीं है, ऑप्शन एक ही है, जस्टिस याया आफरीदी। बट स्टिल देर टेकिंग सो मच टाइम। फिर भी एतिरो वक्त तो लगेगा। हाल सोचण वारी आहे न, जब सभिनी खे ख़बर आहे कि कहिड़ो नालो फाइनल थियणो आहे, सभिनी खे ख़बर आहे टिनि मां कहिड़ो मोस्ट सूटेबल नालो आहे। एतिरो टाइम छो? छा वजह थी सघे? यकीनन एतिरे टाइम वठण खां पोइ नया सवाल अची वेंदा कि छा बैकडोर डिप्लोमेसी थी थिए, छा राब्ता था कया वञनि, छा को गारंटीज़ थी वरितियूं वञनि, छा को फ्यूचर प्लानिंग पई थिए, छा स्ट्रेटजी पई ठाही वञे कि कीअं असां पीटीआई खे बानी पीटीआई खे हुन सॼी सिचुएशन खे पार्टी खे डिफ्यूज़ कंदासीं ऐं जेके केसिस आहिनि उहे आइनी अदालत में हलिया वेंदा सियासी, ऐं उते पंहिंजा ई जज हूंदा। जेके अञा ताईं रिपोर्ट आहे कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब जेके आहिनि उहे आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच खे हेड कंदा सुप्रीम कोर्ट में, ऐं उहो बेंच यकीनन असुल बेंच पावरफुल उहो ई हूंदो, छो जे करे सुओ मोटो जी पावर हुननि वटि उहो ई जेको आहे खोड़ सारी शयुनि में हुननि खे इख्तियार जेको चीफ जस्टिस वटि हूंदो उहो आइनी बेंच ते हलियो वेंदो, जंहिंखां पोइ सिचुएशन ॾिसण वारी हूंदी। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे काज़ी फाइज़ा साहब वेंदे वेंदे पंहिंजे ई साथियुनि सां झेड़ो पिया कनि, पंहिंजे 8 जजनि खे जहिड़ी ॻाल्हियूं हुननि खे चयूं आहिनि। मां सम्झां थो को बि थोड़ी बि माण्हू में गैरत हुजे हा तो सोचे हा कि मुंहिंजो चीफ वेंदे वेंदे असां मूंखे न मूंसां गॾु 7 ॿियनि माण्हुनि खे अहिड़ी बेइज़ती करे थो वञे, छो जे करे हे हिनखे इंसल्ट ई कोटबो, हिनखे ॿियो को वर्ड तव्हां यूज़ कोन था करे सघो। जॾहिं चीफ पंहिंजे कलीग जजनि खे चए तव्हांखे त कमु ई न ईंदो आहे, तव्हां पंहिंजी वर्चुअल अदालत ठाहे वेठा आहियो, पंहिंजी मर्ज़ी जा तव्हां कानून बि ठाहियो था, कानून साज़ी बि कयो। आरिफ साहब, आई होप हमारी लाइन अब दोबारा मुनक़ता ना हो, सितारे कुछ गर्दिश में है, प्लीज कंटिन्यू सर। आप बता रहे थे बैकडोर डिप्लोमेसी कुछ हो रहा है, राब्ते हो रहे हैं जजों से, क्या हो रहा है चौधरी साहब? मेरी 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि अब चारा कोई नहीं रहा मंसूर अली शाह के अलावा। उसकी वजह यह है कि याया आफरीदी साहब जो है वो उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होगी गालिबन 2032 में, उनके पास काफी ज्यादा टाइम है। और अगर वो आज चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उन्हें नए कानून के मुताबिक आइन की ये तरमीम के बाद उन्हें 3 साल बाद अपना ये ओहदा छोड़ना होगा। क्या मालूम उनको निगरान वजीर आजम की ऑफर मिल जाए कि अगली निगरान सेटअप में आपको वजीर आजम भी बना देंगे, डोंट वरी। हाँ, तो यही वो चीजें हैं ना जो डिस्कस की जा रही हैं कि जनाब ये कुछ हो सकता है, जो आपने दुरुस्त फरमाया। तो इसके अलावा बात एक और भी है, वो ये है कि कुछ बैकडोर राब्ते जो है वो मंसूर अली शाह के साथ भी किए जा रहे हैं कि जनाब आप जरा थोड़ा सा इस हाथ नरम रखें, हमने इतनी मेहनत की है ये अमेंडमेंट करने के लिए, आपके पर काटने के लिए, तो अब आप यानी इन कटे हुए परों के साथ ही सफर करें, यानी कोशिश ना करें फड़फड़ाने की। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो चल रही हैं, जिस वजह से वो किसी नतीजे पे फौरी तौर पर पहुंच नहीं रहे। ये वजह है। वैसे याया आफरीदी का फैसला क्या बैकफायर कर सकता है चौधरी साहब? याया आफरीदी साहब जो है उनके बारे में काफी ज्यादा लोगों को गलतफहमी होती है। याया आफरीदी बेसिकली बहुत इंडिपेंडेंट जज हैं, लेकिन ये समझते हैं क्योंकि एक तो जो उन्होंने इख्तिलाफात किए पहले जज से, चीफ जस्टिस से, माजी के चीफ जस्टिस से, तो वो समझते हैं कि इस वजह से याया आफरीदी जो है वो शायद उनकी मर्जी के जज हैं। याया आफरीदी मेरे ख्याल में किसी की मर्जी बहुत इंडिपेंडेंट जज हैं, तो चीफ जस्टिस के तौर पर भी शायद वो किसी की बात ना माने, जो मेरी राय है उसके बारे में। आमतौर पर वकला भी यही समझते हैं, क्योंकि
जितना हमने उन्हें बेहतर जज के तौर पर जब पेश हम हुए हैं, तब भी उन्हें हमने एक बेहतर इंसान पाया, और अदरवाइज भी उनकी शोहरत जो है अब तक वो बड़ी इंडिपेंडेंट जज की है। तो 3 जजेस जो है इस वक्त इनके पास, तीनों ऐसे हैं कि जो अपने अपने तौर पर ठीक जजेस हैं। अब मुनीब साहब जो है, मुनीब अख्तर साहब, उनका भी ऐसा रैकेट है कि उनके खिलाफ कोई ऐसी इनके पास फाइल मौजूद नहीं है कि जिसपे उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। तो इसलिए वो फंसे हुए हैं इस मामले में। और आरिफ साहब, अगर नंबर 3 को चूज कर लिया जाता है, या अफरीदी साहब का फैसला हो जाता है, तो नंबर 1 और नंबर 2 इस्तीफा देके चले जाएंगे या मातहत होकर काम करेंगे? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि एक रास्ता ये होता है कि इस्तीफा दे के चले जाना, लेकिन ये कमजोरी का रास्ता है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये वो रास्ता चूज करेंगे। उसकी वजह ये कि घर जाके बैठ के किताबों में लिखना कि जी हमारे साथ ये हुआ था, ये हुआ, उसकी कोई अहमियत नहीं है। दे विल कॉल शॉट्स। अब अभी जज के तौर पर उनके पास पावर्स हैं, वो तो उनसे कोई ले नहीं सकता, उनका टेन्योर जो है वो भी कोई खत्म नहीं कर सकता, तो वो क्यों छोड़ेंगे? दोनों जजेस जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे बैठ के, वो इस्तीफा नहीं देंगे। काजी फायज ईसा साहब ने जाते जाते अपने 8 जजों के साथ ये क्या कर दिया चौधरी साहब? काजी साहब ने असल में जजों के साथ नहीं, अपने आप के साथ ये सब कुछ किया। ओके। मतलब है, उसकी वजह यह है कि मैं आपको इसकी कोई हैसियत नहीं है इस इख्तिलाफी नोट की जो उन्होंने लिखा है। ओके। उसकी वजह यह है कि देखें, आप कोई जजेस की ACR नहीं दिख रहे। आप एक फैसला जिसमें आप भी बैठे हुए हैं और वो भी बैठे हुए हैं, आप अकलियत में आ गए हैं, वो अक्सरियत में आ गए हैं। अक्सरियत का, ये मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ, अक्सरियत का फैसला जो है वो प्रिवेल करेगा, वो दैट इज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपकी जो जजमेंट है वो उसकी एकेडमिक वैल्यू हो सकती है, लेकिन आप उन पे एक्सपर्शन कास्ट नहीं कर सकते उनके फैसले पे। इस तरह यानी आप, ये तो बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह डिप्टी कमिश्नर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के फैसले के ऊपर ये कहे कि जनाब इसमें ये गलतियां हैं, वो भी ऐसा नहीं करते। यानी ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है और गैर आईनी और गैर कानूनी। इसकी कहीं दुनिया में नजीर नहीं मिलती कि जो अक्सरियत का फैसला है उसको अकलियत ने उसके ऊपर बतौर फैसले के इस तरह के यानी एक्सपर्शन जो है वो कास्ट की हो और इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स किए हों। तो काजी साहब, लेकिन सर आरिफ साहब कमेंट्स तो देखिए, कहा गया 8 जजों ने गैर कानूनी काम किया, अपनी अदालत लगाई, खुद कानून साजी की, वो काम किया जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल इसलिए नहीं हो सकता, वजाहत के लिए रुजू की इजाजत का मतलब मुकदमा निपटाया ही नहीं गया, और अगर इलेक्शन कमीशन ये रिजर्व सीट्स ना भी दे तब भी कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो न सिर्फ कहा जा रहा है एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को कि आप सीटें मत दीजिएगा, 8 जजों को भी कहा जा रहा है कि आप लोग तो जज बनने के लायक ही नहीं हो। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं ना, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाता है तो उसे चीफ जस्टिस की हैसियत ये नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है। अग्रीड। कि वो कहे कि जी इस पे आपने अमल दरामद नहीं करना। इससे पहले जो इख्तिलाफ करने वाले 2 जजेस थे, उन्होंने भी इसी तरह के कमेंट्स किए थे और उन्होंने कहा था कि जी इस पे अमल दरामद ना किया जाए। ये बुनियादी तौर पर फैसला ये इख्तिलाफी नोट नहीं है, बल्कि ये उनके बुग़्ज़ के और उनकी अपनी जाती ताल्लुक और अपनी जाती मनफियत की वजह से, जो मैं बिल्कुल क्लियरली मैं ये कह रहा हूँ, उसकी वजह से इस तरह के कमेंट्स है। वरना पूरी दुनिया में के ये मिसाल ही नहीं मिलती कि इख्तिलाफ करने वाला ये कहे कि जो अक्सरियत ने फैसला किया उस पर अमल दरामद न किया जाए। वो ये तो कह सकता है कि ये टेक्निकल बुनियादों पे वो अपनी राय देगा। कभी भी नहीं होता कि फैसले के बारे में कमेंट किए जाए जो अक्सरियत का, उसमें वो अपने पॉइंट्स देगा कि ये मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, हम ये समझते हैं। वो सारे के सारे जितने भी इख्तिलाफ वो अपने नोट्स लिखाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उस जजमेंट पे जो अक्सरियत वाली जजमेंट है वो उस पर बात करें। ना अक्सरियत वाले अकलियत के खिलाफ बात कर सकते हैं, ना अकलियत, क्योंकि वो एक ही बेंच का हिस्सा है। और लेकिन सर हमने तो देखा है ना, जजों ने एक दूसरे के खिलाफ कितनी बातें की हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, क्या कुछ नहीं हुआ खतो किताबत के जरिए ना। मैं आपको अर्ज करूं, ये बातें आपस में तो चलो करते हैं ना, फैसलों में इसका कोई इसकी ये तो कहते हैं ना कि इस फैसले की नजीर, मैं समझता हूँ इस तरह के कमेंट्स की और इस तरह के इख्तिलाफी नोट की पूरी दुनिया में कोई नजीर नहीं मिलती। मैं दावे से कह सकता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा कोई फैसला। वरना आप देखें ना, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं,
यानी और बरतानवी अदालतों के फैसले हैं, प्रीवी काउंसिल के फैसले हैं। सर अब फैसले जराए सारे के तस्दीक सारे कर रहे हैं, जस्टिस याया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक हो गया। मुबारक हो सर आपको। नहीं, मुझे किस चीज की मुबारक? सर पूरी आपके मुबारक नए ये, चीफ जस्टिस के देखिए, नाम पे इत्तफाक हो गया है सर। आई थिंक ये तो मिठाई खाने अभी वाली नाम बात पे है। इत्तेफाक हुआ है ना, लेकिन यू नेवर नो कि जो वो क्या कबूल करते हैं। जैसे आपने फरमाया था, आपकी राय ज्यादा इसमें सका है, सका बंद है। सर आपने कहा कि एक और जरा एक और चीज भी कह रहे हैं आरिफ साहब। वो कह रहे हैं कि आईनी बेंच की सरबराही अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले की जाएगी। फिर आप क्या माहौल देखेंगे? हाँ जी, माहौल फिर वही जो चाहते हैं वो, यानी बेबस किस्म का यानी चीफ जस्टिस, और वो उन्होंने बनना, अगर वो कबूल कर लेते हैं तो एक पूरी बेबसी के साथ वो चीफ जस्टिस होंगे जिनके पास इख्तियारात नहीं है। और अमीनुद्दीन का मतलब यह है कि जो आप कहेंगे वो उस पर मोहर लगा देंगे, यानी आपको किसी तरह की कोई तरद्दुद की जरूरत नहीं। अमीनुद्दीन खान का मतलब यह है कि आईनी बेंच में वो बैठे होंगे, सब फैसले जो है वो उसी तरह, यानी काजी साहब की एक सक्सेशन उन्होंने दे दी इसमें आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर। वैसे सर ये उनका एक सवाल आपसे आईनी तरमीम पे पूछना चाहता हूँ आरिफ साहब। जब कहा जाता है कि इस आईनी तरमीम के जरिए एक आम आदमी को जल्द इंसाफ मिलेगा, बर वक्त इंसाफ मिलेगा, तो एक आम आदमी मेरी तरह सोचता है कि क्या जजों की छुट्टियां लगता है खत्म हो जाएंगी? अब अदालतें जो हैं रात 9-10 बजे तक चलेंगी। 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टियां किसी भी को नहीं मिलेंगी। इतवार के रोज भी काम किया जाएगा। लेकिन होता उसके बरक्स ही है। ये जो आईनी तरमीम आई है, इसके लिए हमारे वजीर आजम कहते हैं कि सियासी तरक्की, मुआशी तरक्की, मुआशरती तरक्की और बहाली और इस्तेहकाम का दौर देखेगा पाकिस्तान, खुशहाली का दौर देखेगा। कैसे आरिफ साहब, कैसे? पाकिस्तान बिल्कुल, यानी पाकिस्तान तो शायद इस वजह से ना देख सके। अलबत्ता ये जो कह रहे हैं वो खुशहाली का दौर उनके लिए पहले भी था, अब भी है, और उनकी खुशहाली में और ज्यादा तरक्की होगी। उसकी वजह यह है उनकी खुशहाली उन्हें कोई, वो समझते हैं कि उन्हें कोई पकड़ने वाला ना हो, उन्हें पूछने वाला ना हो। तो इस तरह के जजेस लगा के, अब आप देखना, मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये वो पॉइंट है कि जिसपे अगर ये थोड़ी सी अकल का मुजाहरा करते और चीफ जस्टिस बना देते काजी इसको, मंसूर अली शाह को, तो कम अज कम ये जो फौरी तौर पर रिएक्शन था वो सब साइड हो जाता और उससे काफी सारे मसाइल इनके हल हो सकते थे। अब पाकिस्तान फिर बड़ी दलदल में फंस गया, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें जूनियर मोस्ट जज को आप बना रहे हैं उसका आईनी बेंच का सरबराह, और यानी सीनियर मोस्ट के तौर पर उस पर लिखा होगा, लफ्ज इनका होगा सीनियर मोस्ट, यानी यही तरमीम आपने देखी होगी जब वो लॉ मिनिस्टर कह रहे थे ना कि उसकी जगह सीनियर मोस्ट कर दिया, तो उसका मतलब ये था कि ये सीनियर मोस्ट यानी ऑलमोस्ट इनके चीफ जस्टिस होंगे ये पैरेलल। और दूसरी तरफ याया आफरीदी साहब होंगे यानी उसके सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं रह जाएगा। इवन वर्चुअली ये जो तरमीम है इसने आर्टिकल 184(3) को और आर्टिकल 199 को रिडंडेंट कर दिया है, क्योंकि आर्टिकल 199 जो है वो उसमें इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट से मुतल्लिक पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये बताएं आरिफ साहब, ये बताएं, ये आप टेक्निकल बातें करते हैं ना, आवाम को ये 199 में कोई दिलचस्पी नहीं। आवाम इस वक्त ये सोच रही है, आवाम ये सोच रही है आरिफ साहब आवाम ये सोच रही है कि मंसूर अली शाह साहब को आज सुबह इख्तिलाफी नोट का सामना करना पड़ा सीनियर मोस्ट जज को, जिसके अंदर उनके लिए कहा गया कि उन्हें तो मालूम ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, अपनी अदालत बना रहे हैं खुद। बड़ी उनकी बेइज्जती की गई। और फिर अब दूसरा पार्लिमानी कमेटी ने भी उनके नाम को फाइनल नहीं किया, नंबर 3 के नाम को फाइनल कर लिया। दिल तो उनका बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा होगा इस वक्त, आपको लगता है ना सर? देखें, यकीनन ये बात कोई रिएक्शन आएगा, आपको लगता है कोई रिएक्शन देंगे वो? देखें, रिएक्शन तो लाजमी आएगा। वजह ये कि जो कह चुके हैं वो कमजोर जज भी नहीं है, ये एक ताकतवर जज हैं, बहुत लायक हैं। आपको मालूम होगा कि ये वो जज हैं जो दरमियान अभी जज भी थे और साथ दरमियान में ये पढ़ के भी आए, यानी बाहर से, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, मोस्ट क्वालिफाइड। फिर बैकग्राउंड जो है वो बड़ी जबरदस्त है। आपको पता होगा कि ये किस फैमिली से इनका ताल्लुक है, इनके ससुराल कौन है। हाँ जी, ये मतलब ये कि रिच मैन, हर लिहाज से मतलब कहना चाहिए कि ताकतवर इंसान। तो अभी इस तरह की सूरत हाल में मुझे लगता नहीं कि कोई कमजोरी दिखाएं।
और अगर ये कमजोरी नहीं दिखाते तो यकीन माने इनकी तरमीम भी किसी तरफ जाएगी, ये ख्वाब सारे के सारे जो है इनके अधूरे रह जाएंगे। उसकी वजह ये है ना कि इनकी कॉम्पिटेंस का मुकाबला ये नहीं कर सकता, ये जो सीनियर पोस्ट इन्होंने बनाया ना। वैसे सर, जस्टिस याया आफरीदी जिस लॉ फर्म में काम करते थे वहां मंसूर अली शाह भी थे, वहां जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी थे, तो ये हैं तो सब पुराने साथी सर। देख, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये सारी बात जो होती है ना, जब एक मुफादात की बात होती है सर, उसमें चीजें जहां आपके पास जो जिम्मेदारी, आपका क्या ख्याल है कि साकिब निसार जो था वो मेरा भी क्लास फेलो था, हारिस का भी क्लास फेलो था, अच्छा। ख्वाजा हारिस का, और पता वो क्या कहता था कि जब ख्वाजा हारिस आते हैं अदालत में तो मेरा पारा चढ़ जाता है। आपने जुमला सुना था ना? जी जी हाँ जी। जी। तो ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अशतर साहब भी हमारा क्लास फेलो था। कैसा है अब अशतर साहब जो है वो कुछ और बात करता है, मैं और करता हूँ, बाकी और करते हैं, आप सारे क्लास फेलोज हैं। तो बात यह है कि ये जहां जहां इंसान जिंदगी में बैठा होता है, फिर ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किसी क्लास फेलो रहे हैं या किसी एक फर्म में रहे या क्या आपकी चीजें, क्योंकि बेसिकली आपको वो जो आपकी जिम्मेदारी है, जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी, क्योंकि उस वक्त आपके से जरूरी सवाल वाले काम ले रहे होते। आरिफ साहब, जरूरी सवाल, जस्टिस ऑनरेबल याया आफरीदी साहब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इनके लिए ये होगा कि ये 8 रुकनी बेंच की जो जजमेंट है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट रिजर्व सीट वाली, अगर ये उस पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट बनते हैं, ये तो नहीं बन सकेंगे। और अगर इसमें ये इनके लिए, और सबसे इससे भी बड़ा, यदि इस मामले को साथ रखें, और एक बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट इतनी ज्यादा डिवाइडेड है और उसको इकट्ठा करना, और कॉमन पॉइंट अब रह नहीं गया क्योंकि दोनों के अलग अलग मुफादात हो गए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत राड़ पड़ी है जो कभी किसी ने सुनी नहीं थी, किसी ने देखी नहीं थी। उसकी वजह यह है कि अगर छोटी छोटी बातें हो जिस तरह माजी में थी तो वो तो खत्म हो सकती है, बातें अब बड़ी बड़ी हैं। मुफादात यानी की तकसीम में एक ग्रुप एक तरफ है और दूसरा ग्रुप जो है वो दूसरी तरफ है। अब इस तकसीम को खत्म करना क्या या अफरीदी के पास की बात है या नहीं है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये है कि ये जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वो जूनियर जज के सामने पेश नहीं होंगे, वो इस आईनी तरमीम को इस तरह तस्लीम नहीं करते। भूखे मरेंगे सर अगर पेश नहीं होंगे, कैसे घर चलाएंगे अपना? फिर अदालत में पेश नहीं। ये देखे ना, घर तो फिर आपको पता है तहरीक तो चलेगी, अब भी जारी चलेगी, तहरीक तो चल। सर वो कह रहे हैं वकला बिक गए हैं, उन्होंने पैसे ले लिए हैं सर। देखे ये हर दौर में बिकते हैं। यानी पहली दफा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट जो है वो उनके हाथ में चला गया, मुस्लिम लीग नून के हाथ में। सुप्रीम और पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर जो थे आजम नजीर तारड़, आसिफ नून था प्रेसिडेंट, आजम नजीर तारड़ मेंबर, दोनों उनके हाथ में चले गए। और जितना काम माजी में किया ज्यादातर इसी ने किया, यानी आसिफ नून ने, जब ये दरमियान में शटल कॉक का रोल